कहानी की शुरुआत होती है एक जापानी आदमी से जिसने बड़े अजीबोगरीब सतरंगी कपड़े पहने रखे हैं। वो किसी रहस्यमयी बंद कमरे में पड़ा है। उस कमरे में ना कोई खिड़की है, ना दरवाजा और ना ही कोई और इंसान। चारों ओर बस दीवारें ही दीवारें हैं। एकदम चुप्पी पसरी हुई है। वो आदमी धीरे धीरे उठता है और दीवार की ओर बढ़ता है। तभी उसकी नजर दीवार पर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है, मानो दीवार में से किसी ने उसकी ओर उंगली की हो। वो चौंकता है पर डरता नहीं। काफी देर तक वो उस अजीब शेप को टच करता है, उसे महसूस करता है, उसके साथ खेलता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अचानक जब वो उंगली को दीवार में नीचे की तरफ दबाता है तो कुछ चौंकाने वाला होता है। दीवार में से ढेर सारे छोटे बच्चे निकलकर ही करते हुए हंसने लगते हैं। सभी बच्चे कमरे में इधर उधर दौड़ते हैं। वो आदमी बीच में खड़ा बस उन्हें देखता रह जाता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक से सारे बच्चे फिर से दीवार में समा जाते हैं, जैसे कभी ये हुआ ही नहीं था। लेकिन अब कमरे की दीवार और फ्लोर पर उनके निशान रह गए हैं, मानो उनके होने का सबूत छोड़ गए हों। बच्चों ने अपनी नीचे वाली उंगलियां बाहर की तरफ रखी थी, कुछ इशारा टाइप सा। वो आदमी भी अब अपनी उंगलियों से अपने नाक को टच करता है और सोचने लगता है, आखिर मैं यहाँ पर फंसा कैसे और यहाँ से कैसे बाहर निकलूं। जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो वो बुरी तरह चिल्लाने लगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अपने घर जाना है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने ठान लिया कि वो दीवार पर जितने भी बटन है उन्हें एक एक करके दबाएगा, शायद कोई तो हो जो काम कर जाए। उसने पहला बटन दबाया। जैसे ही उसने बटन दबाया, कमरे में एक छोटा सा ब्रश प्रकट हो गया। फिर उसने दूसरा बटन दबाया। इस बार एक बड़ा सा बेस आ गया। हर बार जब वो कोई बटन दबाता है, कमरे में कुछ ना कुछ अजीब चीजें आने लगती है, बस एक दरवाजा नहीं आता। अब तक उसे ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर वही बटन फिर से दोबारा दबाया जाए तो वही चीज वापस कमरे में आ जाएगी। ये जानकर उसने एक ही बटन को बार बार दबाना शुरू कर दिया और कमरे में ढेर सारी चॉपस्टिक्स इकट्ठी कर ली। लेकिन गलती से एक बार उसका हाथ किसी दूसरे बटन पर चला गया और इस बार कमरे में एक छोटी सी कार बहुत तेज रफ्तार में आई और सीधा उसके पैर पर चढ़ गई। उसके पैर में तेज चोट लगी। दर्द से चिलमिलाकर वो चिल्लाने लगा, अरे ये क्या बकवास है। लेकिन जैसे ही उसने चिल्लाना शुरू किया, दीवार पर लगे सारे बटन अचानक एकदम बदल गए। अब वो सभी बटन बम जैसे दिखने लगे और अगले ही पल सारे बटन से गैस निकलकर सीधे आदमी के चेहरे पर उड़ने लगी। कुछ ही घंटे बीते थे और कमरे में अजीबोगरीब चीजें आ रही थी। अब वो आदमी थक कर बैठ गया। तभी उसने एक बॉल उठाई और गुस्से में दीवार के बटन पर दे मारा और कमाल हो गया, दीवार पर से एक प्लेट निकल कर आई जिसमें सुशी रखी थी। वो बहुत भूखा था, इसलिए सुशी देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन जैसे ही उसने खाना शुरू किया, उसे याद आया, इसमें सोया सॉस तो है ही नहीं, अब तो स्वाद अधूरा रह जाएगा। उसने बार बार बटन दबाकर रूम के मालिक से सोया सॉस मांगी, मगर कोई जवाब नहीं आया। मगर फिर से बटन दबाता रहा। अगली बार फिर से सुशी मिल गई, मगर सॉस फिर भी नहीं आई। अब उसके मन में एक ही बात बैठ गई, भूख से मर जाऊंगा पर स्वाद के साथ समझौता नहीं करूंगा। लेकिन भूख ने आखिरकार उसे तोड़ ही दिया और उसने बिना सॉस के ही सुशी खा ली। सुशी के खाने के बाद उसकी भूख थोड़ी तो शांत हो गई, लेकिन अब स्वाद के लिए उसका मन और ललचा गया। उसने फिर से बटन दबाया और इस बार आखिरकार दीवार से सोया सॉस निकलकर सामने आ ही गया। पर मजा तो तब आया जब उसने देखा कि अब तो सुशी बची ही नहीं है। वो गुस्से से पागल हो उठा। वो कहता है, अब सोया सॉस का क्या करूं, इसका अचार डालूं क्या। गुस्से में उसने बाकी बटन दबाने शुरू कर दिए। अचानक उसे कुछ अजीब चीजें मिलने शुरू हो गई। एक बटन से उसे 3D चश्मा मिला। जैसे उसने चश्मा पहना, दीवार पर से उसे एक बेबी एंजल दिखाई दिया जो उसकी ओर इशारा कर रहा था। ये देखकर वो आदमी खुशी से उछल पड़ा, शायद मैंने जवाब ढूंढ लिया है, ये कहते हुए उसने झट से एक और बटन दबाया। इस बार कमरे की लाइटिंग लाल हो गई और एक डरावना काउंटडाउन शुरू हो गया। गिनती चलने लगी और दीवार से फिर से बम जैसी गैसें उसके मुंह पर फूटने लगी। इस डर और झंझनाहट के बीच आदमी को थोड़ा मनोरंजन चाहिए था। उसने एक बुक उठाई, नाम था 5 वॉल्यूम ऑफ मंगा। अब बेचारा भीख मंगा की जगह मंगा पढ़ रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उसने सोचा कि अब छठे भाग की बारी है। उसने बटन दबाया पर छठे की जगह सीधा 7वां वॉल्यूम आ गया। फिर उसने गुस्से में और बटन दबाए, इस बार 8वां और फिर 9वां आ गया। उसने आखिरी बचा हुआ बटन भी दबा दिया। इस बार कमरे की एक दीवार का सेक्शन खुल गया और उसके पीछे एक बाहर जाने वाला गेट दिखाई दिया। आदमी खुशी से नाचने लगा, मैं बच गया, बाहर जा सकता हूँ मैं अब। लेकिन फिर वो गलती कर बैठा। गेट खुलते ही खुशी में वो इतना जोश में आ गया था कि उसे याद ही नहीं रहा कि आखिर कौन सा बटन दबाकर दीवार का वो हिस्सा खुला था। वो फिर से बटन दबाने लगा, एक एक करके सभी। एक बटन दबाने पर कमरे से अचानक एक अफ्रीकन ट्राइबल आदमी भागते हुए बाहर आ गया। उसे देखकर वो चौंका, लेकिन फिर अगला बटन दबाया। इस बार छत से सीधा पानी उसके सिर पर गिरने लगा। तीसरे बटन से गेट ऊपर की ओर खुल गया, वही गेट जिसकी उसे तलाश थी। अब वो दौड़कर गेट की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, गेट फिर से बंद हो गया, बिल्कुल उसके मुंह के सामने। उसने फिर कोशिश की, लेकिन हर बार गेट उसके पहुंचते ही बंद हो जाता। वो समझ गया कि गेट खोलने के लिए किसी न किसी तरह से बटन को दबाए रखना होगा। अब शुरू हुई उसकी जुगाड़ युक्त तरकीबों की दौड़। सबसे पहले वो रनर पोजीशन में खड़ा हो गया ताकि बटन दबाकर तुरंत गेट तक भाग सके। लेकिन फिर उसने एक प्लास्टिक टूल लेकर बटन को दबाकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हुआ।
फिर रस्सी की मदद से बटन को बांधने की कोशिश की, लेकिन इससे भी कुछ हुआ नहीं। इसके बाद उसने कार्ड पर लेटकर बटन दबाने और तुरंत स्लाइड करने का कोशिश किया, पर कार्ड बेकार था, इधर उधर भटक रहा था। थकार कर उसने एक ही बारी में बेस उठाया और उसे बटन पर रख दिया। गेट खुल गया, लेकिन बेस खाली था और हल्का था, ज्यादा देर तक वो दबा नहीं सका। अब उसके दिमाग में मास्टर प्लान आया। उसने सोचा कि इस बेस को भारी बनाने के लिए इसे पानी से भर दूंगा। उसने बटन दबाकर कमरे में बारिश शुरू कर दी, लेकिन पानी सीधा बेस में जाने के बजाय उसके सिर पर गिरने लगा। हजारों कोशिशों के बाद भी बेस में पानी नहीं गया। अब उस जापानी आदमी ने हार मानने की बजाय एक और रास्ता निकाला। जब बेस पानी से नहीं भरा तो उसने कमरे में पड़ी सुशी उठाकर बेस में भरनी शुरू कर दी। देखते देखते बेस सुशी से पूरा भर गया, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि बेस इतना भारी हो गया था कि अब वो खुद उसे उठा नहीं पा रहा था। इससे परेशान होकर अब उसने तय किया कि अब बेस को खाली कर दूंगा। उसने अपने हाथ बेस के अंदर डाले ताकि सुशी निकाल सके, लेकिन बेस का मुंह बहुत पतला था, सुशी बाहर वो निकाल ही नहीं पा रहा था। अब तो आखिरी उपाय ही बचा कि वो चॉपस्टिक का इस्तेमाल करे। उसने एक एक करके चॉपस्टिक से सुशी निकालनी शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद बेस थोड़ा हल्का हुआ। अब वो उसे उठा पाया और बटन के पास भी ले गया। पर अब एक नई मुसीबत थी उसके सामने। वो ये भूल चुका था कि गेट किस बटन से खुला था। उसने फिर से बटन दबाने शुरू कर दिए। इस बार फिर वही अफ्रीकन ट्राइबल आदमी कमरे के अंदर लौट आया, लेकिन इस बार जब वो दीवार से बाहर निकल रहा था तो उसका पैर बेस से टकरा गया। बेस बीच में से टूट गया और 2 टुकड़ों में बट गया। अब तो उस जापानी आदमी की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो, मुझे अपने घर जाना है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक और अजीब आइडिया अपनाया। उसने एक बटन को सुशी से ढक दिया ताकि उसे पहचान सके, लेकिन ये आइडिया भी फेल हो गया। बटन की उंगली सुशी में से बाहर निकल आई। अब उसने बटन को टेप से दबाने की सोची, मगर वो भी बेकार साबित हुआ। फिर उसे लगी चोटों के लिए पेन किलर खानी पड़ी, क्योंकि गेट बार बार उसके शरीर में लग रहा था। अब थक कर वो सो ही गया। जब जागा तो सोचा चलो ब्रश कर लिया जाए। ब्रश करने के लिए उसने फिर से बटन दबाने शुरू कर दिए, लेकिन इस बार गलती से उसने ऐसा बटन दबाया कि जिससे छत से एक रस्सी लटकती हुई नीचे आ गई। ये देखकर उसका मूड एकदम बदल गया। अब उसके दिमाग में एक प्लान आया। वो पहले बटन दबाएगा, फिर रस्सी पर झूलकर गेट तक पहुंचेगा, और उसने यही किया। झूलकर किसी तरह दीवार वाले गेट तक पहुंच गया, मगर गड़बड़ ये हो गई कि मेन गेट अभी भी लॉक था। अब वो जल्दी जल्दी वापस कमरे की तरफ भागा, क्योंकि दीवार वाला हिस्सा बंद हो रहा था। जैसे तैसे वो समय रहते अंदर तो चला गया, लेकिन हड़बड़ी में उसकी एक बार फिर से गेट से टक्कर हो गई। अब तो वो गुस्से में उबल पड़ा, आज तो कमरा ही तोड़ दूंगा साला। उसने दीवार पर जोर से लात मारी और अचानक एक बटन दब गया। इस बार दीवार से एक चाबी निकलकर हवा में उड़ने लगी। अब उसके पास चाबी भी थी और गेट भी, लेकिन उसे फिर से याद ही नहीं था कि कौन सा बटन दबाया था जिससे चाबी आई थी यार। अब उसने बारी बारी से कभी पैर से तो कभी हाथ से सारे बटन दबाने शुरू कर दिए। एक बटन से दीवार से कुत्ता बाहर आकर उस पर भौंकने लगा। फिर दोबारा बटन दबाया, वही हुआ। फिर अचानक एक तीसरे बटन से उसे फिर से चाबी तो मिल गई। अब उसने बटन को मार्क करने के लिए अपनी उंगली वहां पर रख दी और पीछे की ओर जाने लगा। जमीन से सुशी उठाकर उसने चाबी वाले बटन पर चिपका दी ताकि गलती से भूल ना जाए। जैसे ही बटन दबाया फिर से वही कुत्ता बाहर आ गया, मतलब वो गलत बटन था। अब उसने नीचे वाले बटन ट्राई करनी शुरू की। इस बार उसने सही बटन पर सुशी लगाई और रस्सी पर लटक कर बाकी बटन दबाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन एक साथ इतने बटन वो कैसे दबा सकता था? गेमर थोड़ी था। थककर वो जमीन पर लेट गया। लेटे लेटे उसकी नजर जमीन पर पड़े एक प्लंजर पर गई और इसी प्लंजर ने उसकी किस्मत पलट दी। उसने प्लंजर उठाया और फिर रस्सी पर लटकते हुए पहले चाबी वाला बटन दबाया, फिर चाबी ली, गेट वाला बटन दबाया और फिर फाइनली वो गेट तक पहुंच गया। अब उसके पास चाबी भी थी और गेट भी। उसने बिना समय गवाए चाबी गेट में लगाई और ताले को खोलने लगा, लेकिन गेट फिर भी नहीं खुला। अब पता चला कि गेट में एक और लॉक है जिसे खोलने के लिए 3 अंकों वाला पिन चाहिए। फिर वो वापस कमरे में गया, लेकिन जैसे ही वो पलटा गेट फिर से उसकी कमर पर लग गया। अब तो ये आदमी पक्का नोरा फतेही बन जाएगा, जितना ये मुड़ चुका है। उसी में उसने प्लंजर दीवार पर दे मारा। दीवार से फिर वही अफ्रीकन ट्राइबल आदमी आ गया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसने देखा कि उस आदमी के सिर पर 3 नंबर लिखे हुए हैं। अब उसे समझ में आ गया था ये तो पिन कोड है भाई। अब वो आदमी दोबारा रस्सी पर लटक कर गेट तक पहुंचा। एक एक करके उसने पिन डालनी शुरू की और जैसे ही तीसरा नंबर डाला लॉक खुल गया और गेट भी। मगर अब पीछे का गेट अपने आप बंद हो गया और जिस जगह वो पहुंचा वहाँ इतनी कम जगह थी कि पूरा गेट खोल ही नहीं सका। अब आदमी टूट चुका था, उसे रोना आ रहा था। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने पहले वाले कमरे में मस्ती की थी, सुशी खाई थी, चॉपस्टिक से जूझा था वो। तब वो खुश था, मगर अब वो एक ऐसी तंग जगह में फंस गया जहाँ बैठना भी मुश्किल है। तब उसके चेहरे पर हल्की हवाई मुस्कान आई। उसने गौर से देखा तो सामने की दीवार में एक दरार थी और इस दरार से एक स्लाइडिंग गेट खुल रहा था। अब वो भागने लगा, पर सामने एक अजीब सी काली जगह थी, एक फ्लोटिंग ब्लैक स्पेस। वो दौड़ता गया, भागता गया, पर रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। जब तक वो अगले कमरे में पहुंचा तब तक उसके बाल बहुत बड़े हो चुके थे और उसके कपड़े भी रंगीन हो चुके थे।
वो कमरा बिल्कुल खाली था, न खिड़की न दरवाजा, बस दीवारों पर अडल्ट एंजल्स बने हुए थे। जैसे वो अंदर गया सारे एंजल्स दीवार के अंदर समा गए। अब बस दीवार पर कुछ बटन बाकी थे और इस फेस को नाम मिला प्रैक्टिस। अब कहानी का रुख अचानक बदलता है। लोकेशन शिफ्ट होकर पहुंचती है मैक्सिको। यहाँ एक फैमिली है जो परेशानी में है। परिवार के मुखिया एस्कारगोट मैन की हालत कुछ अजीब सी हो गई है। उसका व्यवहार बदल गया और वो बहुत परेशान रहता है। उसकी पत्नी को लगता है कि शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका अपोनेंट यानी जिससे उसकी फाइट होने वाली है वो जवान है। लेकिन एस्कारगोट मैन का कहना है जवानी या बुढ़ापा मायने नहीं रखता, लड़ाई में अनुभव बोलता है। अब उसकी बहन कैरन आती है जो उसे कार में बिठाकर फाइट के लिए तैयार करने ले जाती है। रास्ते में उसे समझाती है कि पहले जाकर कपड़े पहन ले और प्रार्थना भी कर लेना थोड़ा। दूसरी ओर स्कूल में एस्कारगोट मैन का पोता एंटोनियो अपने दोस्तों के बीच फंसा हुआ है। क्लासमेट्स उसे चिढ़ा रहे होते हैं क्योंकि उसने अपने दादा की जीतने पर शर्त लगाई है। वो ताना मारते हैं कि तेरा दादा हार जाएगा कल मुंह। अब फाइट वाला वक्त आ गया है। कैरन, एंटोनियो और एस्कारगोट सभी पहुंचते हैं फाइट क्लब। वहां उन्हें पीछे की सीट मिलती है। जैसे रिंग में एंट्री होती है सामने आते हैं नॉर्थन टफ वंस, दो खतरनाक रेसलर सुपर डीमन और टकीला जो। अब बारी आती है एस्कारगोट और उसके साथी सिल्वर ईगल की। सबसे पहले सिल्वर ईगल फाइट करता है। वो काफी अच्छा लड़ता है पर जल्दी सुपर डीमन और टकीला जो मिलकर उसे जमीन पर गिरा देते हैं। अब बारी आती है एस्कारगोट की, लेकिन वो रिंग में आने से पहले ही मना कर देता है। उधर सिल्वर ईगल की हालत काफी खराब हो रही थी। दोनों ओपोनेंट उसे जमकर मार रहे थे। अब सुपर डीमन और टकीला जो एस्कारगोट को भी पीटना शुरू कर देते हैं। और तभी जैसी टकीला जो कुर्सी उठाकर एस्कारगोट पर वार करने ही वाला होता है, उसी वक्त उस जापानी आदमी ने एक बटन दबा दिया। फिर जो हुआ वो हैरत अंग्रेज था। एस्कारगोट मैन की गर्दन लंबी हो गई, इतनी लंबी कि उसने दोनों ओपोनेंट को एक साथ पकड़ लिया और उन्हें धूल चटा दी। कमरे में बैठा जापानी आदमी ये सब देख रहा था, लेकिन अब उसे बोरियत होने लगी थी। उसने इधर उधर देखा और फिर एक और बटन दबा दिया। इस बार एस्कारगोट मैन ने सिल्वर ईगल के सिर में दे मारा। अब पूरा रिंग हिल गया और सभी हैरान रह गए। अब उस आदमी ने मनोरंजन की तलाश में बटन पर बटन दबाने शुरू कर दिए। एक बटन से लॉस एंजलिस में चल रहे कॉन्सर्ट में सिंगर ने अपने मुंह से आग निकालनी शुरू कर दी। दूसरे बटन से एक रूसी जादूगर अपने असिस्टेंट को गायब करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की गायब नहीं हुई। तीसरे बटन से एक चाइनीज आदमी पर उसका खुद का कुत्ता भागने लगा। अब आदमी जो है वो थक चुका था, उसने हार मान ली और जाने लगा। तभी उसने ऊपर देखा, वहां रोशनी आ रही थी, हवा में एंजल उड़ रहे थे। इस बार उसने एक अलग रास्ता चुना। बटन दबाने के बजाय उसने उन्हें पकड़कर दीवार पर चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया और बटन टच करता गया, दुनिया में कई बदलाव होने लगे। कई फूल खिलने लगे, कहीं पर बर्फ गिरने लगी तो कहीं पर हाथियों की मौत होने लगी। अब उसके बटन दबाने का असर सिर्फ कमरों तक सीमित नहीं रहा, वो असर पूरी मानवता पर दिखने लगा। यहाँ तक कि स्पेस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स पर भी कमरे वाले बटन का असर हो रहा था। एक एस्ट्रोनॉट चांद पर गिर गया और बेहोश हो गया। वो ऊपर चढ़ता गया। अब उसके बाल और दाढ़ी बहुत बड़े हो गए थे। वो एक एंजल की तरह हवा में तैरने लगा, बिना किसी बटन के सहारे। उसे अब अपने सभी अनुभव याद आने लगे। सुशी, चॉपस्टिक, अफ्रीकन ट्राइबल, सोया सॉस, रस्सी, गेट और वो तमाम पागलपन। अब उसने भगवान को नहीं, मानवता को चुना। वो उड़ता गया और ऊपर आता गया। चारों ओर पंख उड़ रहे थे। आखिर में वो एक ऐसे कमरे में जा पहुंचा जहां दीवारों पर दुनिया के महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स बने हुए थे। इस अंतिम कमरे को नाम दिया गया भविष्य।